लोगों से खचाखच भरी एक बस खाली पड़ी रोड पर दंदनाते हुए जा रही थी और कुछ दूर जाकर अचानक रुक गई। बालीपुर आ गया, बालीपुर, कोई मुसाफिर उतरेगा क्या? कंडक्टर की बात सुनकर बस की आखिरी सीट पर बैठे एक शख्स ने अपने मुंह से मफलर हटाते हुए कहा, हाँ भाई, रोक के चलिए। उस शख्स की बात सुनकर पूरी बस उसे घूर कर देखने लगी। सबकी घूरती नजरों से वो शख्स असहज हो गया था। फिर अपना बैग उठाकर कंधे पर टांग कर बस से उतरने ही लगा था कि कंडक्टर ने बुदबुदाते हुए कहा, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। ये बात बस से उतर रहे शख्स ने साफ सुनी थी, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता वो बस से उतर चुका था और बस जा चुकी थी। तभी उसने देखा कि बोर्ड पर लिखा था, बालीपुर गांव के लिए इधर से जाएं, जो उसे घने जंगल के बीच से होकर जाने का इशारा कर रहा था। इस पर उस शख्स ने एक लंबी सांस लेते हुए खुद से कहा, चल बेटा राज, आज कमर कस ले, तेरा एडवेंचर शुरू हो गया। खुद से कहते हुए राज ने हिम्मत भरी और अगले ही पल वो घने जंगल में चला गया। अभी कुछ घंटे ही हुए थे राज को जंगल में भटकते हुए, लेकिन उसे उसकी मंजिल नहीं मिल रही थी। वो बार बार अपना फोन निकालकर नेटवर्क चेक करता, पर हर बार निराश होकर वापस अपने फोन को जेब में रख लेता। राज को जंगल में भटकते हुए रात हो गई थी और अब वो बहुत थक चुका था और गुस्से में खुद को कोसे जा रहा था। और ले ऐसे केस, पता नहीं इस जंगल से जिंदा निकल भी पाएगा या नहीं। फिर अगले ही पल चिल्लाते हुए कहा, अरे कोई है? अरे कोई सुन रहा है मुझे? मैं इस जंगल में खो गया हूँ, मुझे बालीपुर गांव जाना है, कोई सुन रहा है मुझे? राज ने अभी अभी अपनी बात खत्म की ही थी कि अगले ही पल उसे जंगल के एक कोने से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई, जिसे सुनकर राज एक पल को मुस्कुराने लगा था। उसे लगा था कि उसकी आवाज सुनकर कोई उसकी मदद के लिए आ रहा है, लेकिन कुछ पल बाद उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक सिर कटी लाश घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लिए राज को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ी चली आ रही थी, जिसे देखकर राज का खून सूख गया था। उसके पैर जम गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए कि तभी अंधेरे में से एक शख्स निकला और राज को धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर अपनी जेब से एक ताबीज निकालकर सिर कटी लाश को दिखाने लगा। ताबीज को देखकर घोड़ा एक पल में रुक गया और खड़े खड़े ही निनाने लगा। फिर वापस मुड़कर जंगल में गायब हो गया। इधर राज भी डर के मारे बेहोश हो गया था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक पुराने घर में था। उसने उठते ही सबसे पहले अपने सिर को छुआ और खुद को ये यकीन दिलाया कि वो अभी जिंदा है कि तभी एक शख्स राज के लिए चाय लेकर आया। लीजिए, चाय है, गरम है। वैसे आप तो कॉफी वाले होंगे ना? राज ने उस शख्स को पहली बार देखा था और ऐसे देखे जा रहा था जैसे पहले कभी कोई इंसान ना देखा हो। क्या हुआ, पहले कभी कोई जिंदा इंसान नहीं देखा क्या? कल रात मुझे बचाने वाले तुम ही थे? हाँ, मैं ही था और मेरा नाम किशोर है। मैं इस बालीपुर गांव का रहने वाला हूँ और मैंने ही आपको इस केस के सिलसिले में यहाँ बुलाया है। अरे तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? खाम खा मुझे उस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। पता भी है वहां पर मुझ पर एक हाँ, तुम पर एक सिरकटे भूत ने हमला किया था। तुम्हें कैसे पता? इस मामले को सुलझाने के लिए ही तो मैंने आपको बुलाया है। देखो, मैं पैरानॉर्मल विषय का स्टूडेंट हूँ, कोई तांत्रिक या अघोरी नहीं हूँ जो मुर्दे से पूछकर उन्हें मुक्ति दिला दूं। देखो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वापस जाना है। और जो मैंने एडवांस दिया था उसका क्या? एडवांस की बात सुनकर राज चुप हो गया, पर इससे पहले वो कुछ कहता तभी किशोर के पास रोते हुए एक लड़का आया। किशोर भैया, पापा को उसने मार दिया, मेरे पापा को उसने मार दिया किशोर भैया। ये सुनते ही किशोर उल्टे पैर उस लड़के के साथ दौड़ पड़ा और उसके पीछे पीछे राज भी। राज जगह पर गया तो उसके होश उड़ गए। जमीन पर एक सिर कटी लाश पड़ी हुई थी और उस लाश के आसपास उसके परिजन बिलख बिलख कर रो रहे थे। तभी गांव के मुखिया ने कहा, ये इस गांव की 21वीं लाश है। पता नहीं वो लाश हमसे क्या चाहती है। आधा गांव तो उस सिर कटी लाश के डर से गांव छोड़कर चला गया है। अब जो बच गए हैं उन्हें वो लाश एक एक करके मारती जा रही है। मुखिया की बात सुनकर राज ने सबके सामने मुखिया से कहा, उसे मुक्ति चाहिए और वो मुक्ति के लिए तड़प रहा है।
और वो ये सब किसी के कहने पर करता है। कोई तो है जो उसकी आड़ में अपना बदला निकाल रहा है। राज की बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया था कि तभी मुखिया ने किशोर पर गुस्सा करते हुए कहा, किशोर, तुम ये शहर से किन पागलों को गांव में बुला लेते हो? और अगर बुला भी लेते हो तो अपने घर में रखा करो। इन्हें समझाओ कि गांव के मामलों में दखल ना दें, क्योंकि इन्हें कुछ पता तो होता नहीं है और फ्री फोकट का ज्ञान बांटने चले आते हैं। मुखिया कह तो किशोर से रहा था, पर उसकी बातें और उसका गुस्सा राज के लिए थी। मुखिया सबको सुनाता हुआ वापस जा ही रहा था कि तभी राज ने सबको सुनाते हुए कहा, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से उस सिरकटी लाश को देखा है, उसका सामना किया है। और जिस पल वो मुझे मारने आ रहा था, उसके हाथ में तलवार पकड़ी नहीं थी, बल्कि उसके हाथ में वो तलवार बांधी गई थी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम किसी और का है। राज की बात सुनकर सभी गांव वाले दंग थे कि तभी मुखिया ने राज से फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, या फिर तुमने गांव में आने से पहले ही एक कहानी बना ली थी? सबूत का नाम सुनकर राज चुप हो गया। उसने अपनी गर्दन झुका ली। राज को चुप देखकर मुखिया मुस्कुराता हुआ चला गया और गांव वाले भी अपने अपने घर जाने को ही थे कि तभी राज ने सबको सुनाते हुए कहा, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस गांव में ऐसे ही मौतें होती रहेंगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब इस गांव में एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। पर गांव वाले नहीं रुके और अपने अपने घर चल दिए। दिन में अब शाम का रंग घुलने लगा था कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। एक 12 साल का लड़का दरवाजे पर खड़ा राज को ही देख रहा था। राज ने भी उसे अपने पास बुला लिया। दरअसल वो लड़का अपने बाप की मौत की कहानी राज को बताने आया था। भैया, पापा तो ये गांव छोड़कर जाना चाहते थे, और ये बात पापा ने सिर्फ मुखिया को बताई थी और किसी को नहीं बताई। और फिर जैसे ही हमने जंगल में कदम रखा, वो सिरकटी लाश अंधेरे में से निकली और पापा का सिर मेरे सामने काट दिया। इतना कहकर वो लड़का रोने लगा, पर इससे पहले राज उसे चुप कराता दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। गांव के बहुत सारे लोग राज के पास अपनी कहानी बताने आए थे और उन सब की कहानी में मुखिया का जिक्र जरूर था। सारी कहानी सुनकर राज को अब मुखिया पर ही शक होने लगा था। इसलिए वो सभी गांव वालों को साथ लेकर सीधा मुखिया के घर की ओर चल दिया। राज के साथ साथ अब पूरे गांव वालों को भी मुखिया पर ही शक था, इसलिए वो भी गुस्से में मुखिया के घर की ओर चल दिए। सब लोग अभी मुखिया के घर से कुछ दूर ही थे कि तभी सबने मुखिया को घर से दौड़कर बाहर आते देखा। वो अपने पसीने में लथपथ था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख गांव वाले डर गए थे। और तभी गौर करने पर राज ने देखा कि मुखिया दौड़ता हुआ उसे कुछ बताने आ रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, अंधेरे में से वो सिर कटी लाश निकली और मुखिया का सिर एक झटके में अलग कर दिया। और अगले ही पल सफेद धुआं उठा और वो लाश घोड़े के साथ ही गायब हो गई। कुछ देर बाद जमीन पर मुखिया के जिस्म का खून बिखरा हुआ था और उसका सिर उसके धड़ से अलग था, जिसे देखकर सब डर के मारे सहमे हुए थे। तभी उस 12 साल के बच्चे ने सबको सुनाते हुए कहा, हमें तो मुखिया पर शक था, पर लाश ने उन्हें भी मार दिया। बच्चे की बात सुनकर सभी गांव वालों का विश्वास राज पर से हट चुका था और एक बार फिर राज गांव में अकेला पड़ गया था। सभी गांव वाले अपने अपने घरों को जा चुके थे, पर राज गुस्से में सीधा जंगल की ओर चल दिया। बीच जंगल में पहुंचकर उसने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा, ले मार मुझे, मैं अकेला आया हूँ इस बार। कहाँ है तू? सामने क्यों नहीं आता? राज के इतना कहते ही उसे एक बार फिर से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई, जिसे सुनकर राज का गला डर के मारे सूखने लगा। एक बार फिर वो सिरकटी लाश जंगल के अंधेरे से निकलकर उसके सामने आ गई, पर उसने राज को कुछ नहीं किया। राज भी ये देखकर चौंक गया था कि तभी लाश के पीछे से किशोर आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। क्या हुआ राज? तुम डरो मत, मेरे इशारे के बिना ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। यही ना कि गांव वाले सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दें और तुम उनकी जमीनों पर इस जिले की सबसे बड़ी फैक्ट्री खोलोगे। हाँ?
किशोर ने जब ये सुना तो उसके चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया और धीरे धीरे गांव वाले भी अपने हाथ में मशाल लिए एक एक कर किशोर के सामने आ गए। गांव वालों को देखकर किशोर सक पका गया। क्या हुआ किशोर, डर गए क्या? यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? हाँ? दरअसल शक तो मुझे उस पहली रात को ही हो गया था जब ताबीज की मदद से तुमने मुझे उस सिरकटी लाश से बचाया था और तुम्हारे सोने के बाद मैंने तुम्हारे घर की तलाशी ली थी। तब मुझे वो ताबीज भी मिला जो खाली था किशोर, और मेरा शक तब यकीन में बदल गया जब मैंने सारे गांव वालों से उनकी कहानी सुनी और उनको ये बताया कि इसके पीछे मुखिया का हाथ है, और फिर तुमने उस तक पहुंचने से पहले ही उसको मरवा दिया। जब ये सिरकटी लाश मुखिया को मार रही थी तब मेरी नजर तुम पर थी किशोर। तुम मुखिया की लाश देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब ये बताओ कि तुम आगे की कहानी खुद बताओगे या इन गांव वालों को मैं बोलूं कि तुम्हारे साथ साथ वो तुम्हारे सच को भी जिंदा जला दे? हैं? अरे वाह राज, तुम तो मेरी उम्मीद से ज्यादा समझदार निकले, जो गांव वालों को एक साथ इकट्ठा करके मेरे पास ले आए। इसलिए भला इसी में है कि चुपचाप अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दो। अगर नहीं करोगे तो मैं इस लाश को हुक्म दे दूंगा और ये कुछ ही मिनटों में तुम सबको मौत के घाट उतार देगा, समझे? किशोर, शायद तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा कि तुम्हारे सोने के बाद मैंने तुम्हारे घर की तलाशी ली थी और उस तलाशी में मुझे ताबीज के साथ साथ इस लाश का सिर भी मिला, जिसे हुक्म देकर तुम अपना रास्ता साफ करते हुए आ रहे हो, और वो मुक्ति पाने के लिए तुम्हारा हर कहा मानती आई है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि वो कटा हुआ सर इस वक्त मेरे पास है। तो अब सीधे सीधे तुम हम सबको सच बताओगे या फिर मैं इस लाश को हुक्म दूं और ये तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दे? हैं? इतना कहकर राज ने पास पड़े बैग को उठाया और उसमें से कटा हुआ सिर निकालकर सभी गांव वालों को दिखा दिया। सिर देखते ही सभी गांव वालों के होश उड़ गए थे, क्योंकि वो कटा हुआ सिर किशोर के बाप राजेंद्र का था। अच्छा, तो ये सब तुम दोनों बाप बेटों का किया धरा था? तुमने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। आखिर क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, बताओ किशोर। क्योंकि ये गांव हमारा था। बस मेरे परदादा की एक गलती के कारण तुम्हें इस गांव की जमीन भीख में मिल गई, और जब मेरे बाप ने जमीन वापस लेनी चाहिए तो तुमने उसे ही मार दिया। तब मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने पुरखों की जमीन वापस लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े। इसलिए मैंने अपने बाप को जलाने से पहले उसका सिर काटकर अपने पास रख लिया। मैं जानता था कि बिना सिर के उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, और काले जादू की मदद से मैंने गांव में फिर खौफ फैलाया। जिस पर भी मुझे शक होता या जिसकी जमीन मुझे मिल जाती, मैं उसे मरवा देता था। मैंने इस राज को भी इसीलिए गांव में बुलाया था, ताकि मैं तुम सब गांव वालों को ये यकीन दिला सकूं कि सर कटी लाश का कोई इलाज नहीं। पर इस राज ने तो पूरा खेल ही बदल दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीने। इतना कहकर किशोर राज को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी राज ने सिर कटी लाश के सिर से कुछ कहा, और अगले ही पल घोड़ा फिर से ही नहीं आया और लाश सीधा किशोर का सिर कलम करने के लिए चल दी, जिसके डर से किशोर अंधेरे में ही जंगल में दौड़ पड़ा। पापा मैं आपका बेटा किशोर, मैं किशोर हूँ। पापा मुझे मत मारिए। किशोर चिल्ला चिल्ला कर कहे जा रहा था, और कुछ देर बाद एक चीख के साथ किशोर की आखिरी चीख ने पूरा जंगल दहला दिया। किशोर के बाप ने अपने ही बेटे का सिर कलम कर दिया था। किशोर के मरने के बाद राज ने कटे हुए सर को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे उसे मुक्ति मिल गई, और गांव वाले भी हमेशा हमेशा के लिए उस आतंक से आजाद हो गए।